नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा सुनवाई योग्य नहीं, अब ईडी करेगी कार्रवाई। ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई। 11 अक्टूबर के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, तब तक समन जारी नहीं किया जा सकता है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले में फैसला ले चुकी है। कल लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जाने भारत में क्या होगा असर। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर यानी कल लगने जा रहा है। ग्रहण रात के 8:34 से शुरू होगा और मध्यरात्रि 2:25 पर समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा। लोगों के मन में यह सवाल रहता होगा कि भारत में यह ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल कितने बजे से शुरू होगा। तो बता दें कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आमतौर पर सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, मांगलिक कार्यों और खाना बनाना वर्जित होता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी अमान्य है। बता दें कि यह ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। इसमें खास यह है कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दिया था। बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। हर साल कई बार सूर्य ग्रहण लगता है। ज्योतिष की माने तो सूर्य ग्रहण का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण कल यानी 14 अक्टूबर को लगेगा। इस साल का पहला ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगा था। स्नातक के छात्रों को चौथे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करना अनिवार्य, बिना इसके नहीं मिलेगी डिग्री। स्नातक के विद्यार्थियों के लिए अब इंटर्नशिप और रिसर्च इंटर्नशिप आवश्यक किया गया है। विद्यार्थियों के लिए 60 से 120 घंटे का इंटर्नशिप आवश्यक किया गया है। यह इंटर्नशिप चौथे सेमेस्टर के बाद करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गाइडलाइंस के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। साथ ही शिक्षाविद, विश्वविद्यालय व आम लोगों से इसमें किसी प्रकार के और संशोधन या दिए गए दिशा निर्देश पर 12 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी के अनुसार छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसायों, आर्टिस्ट, शिल्पकारों आदि के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह रोजगार में भी सहायक होगा। इसे देखते हुए इंटर्नशिप ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार 3 वर्षीय डिग्री, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री ऑनर्स तथा 4 वर्षीय स्नातक डिग्री रिसर्च के साथ ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 120 से 160 क्रेडिट में से न्यूनतम 2 से 4 क्रेडिट इंटर्नशिप के लिए दिए जाएंगे। इंटर्नशिप के एक क्रेडिट का यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे का कार्य करना होगा। इसके अनुसार 15 सप्ताह में 1 क्रेडिट 30 घंटे के बराबर होगा। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री रिसर्च के साथ नर्स के लिए पूरे 8वें सेमेस्टर के दौरान 12 क्रेडिट का रिसर्च मैनेजमेंट रिसर्च परियोजना में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। झारखंड के 8,95,000 गरीबों को 6 माह से नहीं मिली चीनी, जाने कहां फंसा है पेच। झारखंड के 8,95,000 गरीबों की थाली से मिठास गायब है। इन्हें 6 माह से चीनी नहीं मिल पाई है। दुर्गा पूजा में इन्हें चीनी मिलने की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में इस योजना का संचालन रिवॉल्विंग फंड से किया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य एवं रासायनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से अप्रैल 2023 से चीनी खरीद के लिए निविदा निकाली गई थी। इसके लिए कंपनी का चयन भी कर लिया गया था। इसी चीनी का बाजार मूल्य बढ़ गया। इसके बाद सप्लायर कंपनी ने जेएसएफसी के साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। इसके बाद विभाग की ओर से संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए अग्रिम राशि को जब्त कर लिया गया है। अब जेएसएफसी की ओर से सेकेंड क्वार्टर की चीनी खरीद को लेकर निविदा निकाली गई है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। ऐसे में गरीबों को अक्टूबर माह में चीनी मिलने की संभावना कम है। लापता नगरपालिका कर्मी 7 साल बाद मृत घोषित होगा तो आश्रित को मिलेगी नौकरी।
राज्य के नगरपालिका, नगर निगम, निकायों में सेवा के दौरान मरने वाले कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने के लिए नगर विकास विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही इस दौरान लापता नगरपालिका कर्मी को लेकर भी एक विशेष तैयारी की गई है, जिसे लेकर कहा गया है कि अगर कोई नगरपालिका कर्मी 7 साल से ज्यादा वक्त तक गायब रहे तो सक्षम कार्यालय द्वारा उन्हें सिविल डेथ घोषित कर दिया जाएगा। डेथ घोषित कर देने के बाद ही आश्रित अनुकंपा कर नौकरी के लिए अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी 2 साल का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि अन्य मामलों की तरह लापता नगरपालिका कर्मी के मामले में भी अनुकंपा पर नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगा। न्यू गिरिडीह कोडरमा रेलखंड के सलैया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से दिव्यांग की मौत। न्यू गिरिडीह कोडरमा रेलखंड और गिरिडीह के पंचबा थाना इलाके के सलैया स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। मृतक की पहचान तेलीडीह निवासी आबिद अंसारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जीआरपी और पंचबा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतक के परिजन और मुखिया सब्बीर आलम भी घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि आबिद अंसारी सुबह लगभग 8 बजे रेलवे ट्रैक के पास टहल रहा था। इसी दौरान न्यू गिरिडीह कोडरमा ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, दर्जनों राउंड हुई फायरिंग में कई नक्सली घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ होने की खबर है। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड गोली चलने की सूचना है। हालांकि इस मुठभेड़ की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हाथीबुरु कुरिया के जंगली क्षेत्र में मुठभेड़ होने की बात कही जा रही है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने और नेटवर्क नहीं मिलने के कारण किसी भी पुलिस अधिकारियों से मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसमें कई माओवादी घायल हुए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह जब सुरक्षा बलों के जवान एंटी नक्सल अभियान में निकले हुए थे तो इस दौरान पुलिस जवानों को देखकर माओवादियों ने एक तरफा फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें कई माओवादी घायल हो गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और वरीय पुलिस अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर जब संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो 1,10,000 का गिव अवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वह शुरू हो चुका है। इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट होंगे उनमें से 53 लकी विनर को 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप समझते हैं कि जो लकी विनर बनेंगे उनको कितना कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो इसमें फर्स्ट लकी विनर होंगे उनको 30,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर होंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी के 50 लकी विनर को 1,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस गिवअवे का रिजल्ट 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके लकी विनर बन सकते हैं। और हमारा जो डेली कूपन कोड सिस्टम है वह कूपन कोड सिस्टम भी तब तक जारी रहेगा। आप उसमें भी पार्टिसिपेट होकर डेली कैश दे सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करें और लकी विनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। विधायक अनूप सिंह के सरकारी आवास के बाहर धू-धू कर जली बाइक, हादसा टला। कांग्रेस पार्टी के बेरमो से विधायक अनूप सिंह के सरकारी आवास के बाहर खड़ी बाइक अचानक धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार भी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझाई जाती बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। बाइक में आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि बाइक से निकल रही आग की लपटें बिजली के तार को केवल छू रही थी, उनमें आग नहीं लगी। यदि ऐसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग पास में लगे ट्रांसफार्मर तक फैल चुकी थी। घटना के संबंधित जो तस्वीरें आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि अग्निशमन विभाग के कर्मी बाइक में लगी आग बुझा रहे हैं। आसपास लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई है। संभवतः किन्हीं तकनीकी कारणों या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा होगा। गुड्स शेड में मालगाड़ी हुई बेपटरी, 12 घंटे बाद लाइन हुआ क्लियर। सरिया पूर्व मध्य रेलवे हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड में एमटी मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी हो गया। जानकारी मिलते ही स्टेशन सुपरिटेंडेंट सन भट्टाचार्य, आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी अरुण राम, कैरेज विभाग के कर्मी सहित अन्य संबंधित लोग घटनास्थल पर पहुंचे।
तथा बेपटरी हुए डिब्बे को उठाने में लग गए। घटना गुरुवार की रात लगभग 8:30 बजे की है। इस संबंध में स्टेशन सुपरिटेंडेंट SN भट्टाचार्य ने बताया कि गुड्स सेट्स में अनाज लदे 54 डब्बे का मालगाड़ी का एक रैक लगा हुआ था। अनाज उतारने के बाद इंजन सभी खाली डिब्बे को पश्चिम दिशा की ओर लेकर जा रहा था। इसी बीच लगभग 10 मीटर की दूरी में ही इंजन से 34वां मालगाड़ी का एक डब्बा गुरुवार की रात लगभग 8:30 बजे बेपटरी हो गया, जिसे संबंधित विभाग को सूचना देकर ट्रैक को दुरुस्त किया गया। इसमें रेलवे यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देवघर पटना EMU को निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। शाम को देवघर झाझा मेमू की होगी शुरुआत। शुक्रवार को देवघर पटना EMU ट्रेन को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, देवघर विधायक नारायण दास, DRM चेतना नंद सिंह समेत अन्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले बक्सर में हुए रेल हादसे को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके बाद सुबह 6:50 पर सादे समारोह में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि पहले यह ट्रेन झाझा से पटना चलती थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की मांग पर ट्रेन का विस्तारीकरण देवघर स्टेशन से किया गया। 13 अक्टूबर को ही शाम में 6:20 पर देवघर स्टेशन से देवघर झाझा EMU ट्रेन की भी शुरुआत होगी। देवघर झाझा EMU ट्रेन 6:20 पर देवघर स्टेशन से झाझा के लिए खुलेगी। देवघर स्टेशन से शाम में खुलने वाली यह EMU ट्रेन 7:30 पर झाझा स्टेशन पहुंच जाएगी। दुर्गा पूजा के दौरान महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखेगी मेरी सहेली टीम। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका RPF की मेरी सहेली टीम पूरा ध्यान रखेगी। धनबाद में SI शाहिना इस्लाम के नेतृत्व में टीम को खास तौर से तैनात किया गया है। टीम यहां से खुलने और गुजरने वाली सभी ट्रेनों में जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए अभियान चला रही है। महिला यात्रियों को किसी भी तरह की सहायता के लिए 139 नंबर पर संपर्क करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि हेल्पलाइन के जरिए कौन कौन सी मदद पहुंचाई जाती है। मेरी सहेली टीम ने घर से रूट कर भागने वाली महिला और युवतियों को उनके परिजनों को सौंपा है। रास्ता भटक जाने या रूट कर भागने वाली महिलाओं को काउंसलिंग के बाद उनके घर पहुंचाया गया। मेरी सहेली टीम ट्रेन में लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेले यात्रा कर रही महिलाओं पर विशेष नजर रख रही है। कामकाजी और घरेलू महिलाओं का त्योहारों के समय में आना जाना और बढ़ जाता है। ऐसी महिलाओं को किसी भी परेशानी में मदद करने के लिए टीम पूरी तरह तत्पर है। महिलाएं 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती हैं तो उन्हें भी तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाता है। पुलिस ने की कार्रवाई। फेक ID बना युवतियों के फोटो एडिट कर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर कई युवतियों के फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले और 1 से 5 लाख रुपए तक रंगदारी मांगने के आरोपी अजय कुमार को सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने कोकर क्षेत्र से गुरुवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अजय कुमार कोकर ने अयोध्यापुरी रोड नंबर 9 का रहने वाला है। इस संबंध में सुखदेव नगर थाने में 6 अक्टूबर को पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद सिटी SP राजकुमार मेहता के निर्देश पर साइबर DSP यशोधरा के नेतृत्व में एक टीम जांच कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाया गया है। अकाउंट बनाने के लिए जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था उसे पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि वह नंबर अजय कुमार का है। OBC को 27 आरक्षण मिलना चाहिए बनना। मोरहाबादी के लोहिया सभागार में गुरुवार को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। बन्ना ने कहा कि जब भी जरूरत होगी समाज के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं दास ने कहा कि राज्य में वैश्य समाज की आबादी सर्वाधिक है, उसी अनुपात में अधिकार भी मिलना चाहिए। सभी उपजातियों को भी अपना संगठन चलाते हुए मोर्चा से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम को सांसद आदित्य साहू, विधायक नवीन जायसवाल, मोर्चा के अध्यक्ष महेश्वर साहू आदि ने भी संबोधित किया। इससे पहले वैश्य मोर्चा ने बन्ना व दास को चांदी का ताज पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के किशोर मंत्री, सूड़ी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सुमार, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान शंकर, रेखा मंडल, संजीव चौधरी, मोहन साव, प्रमोद चौधरी आदि मौजूद थे। CCL ने जमा किए 318 करोड़ एडवांस टैक्स। बीते साल दिए थे इतने रुपए। CCL ने चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में एडवांस टैक्स के रूप में 318.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। पिछले साल CCL ने इसी अवधि में एडवांस टैक्स के रूप में 65 करोड़ रुपए दिए थे।
सीसीएल द्वारा जमा कराए गए एडवांस टैक्स से आयकर विभाग ने उसकी आमदनी में वृद्धि का अनुमान किया है। वहीं यूरेनियम कॉरपोरेशन ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी तिमाही में एडवांस टैक्स के रूप में 1 रुपये भी जमा नहीं किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरे तिमाही में यूरेनियम कॉरपोरेशन ने एडवांस टैक्स के रूप में 61 करोड़ रुपए जमा किए थे। इम्तियाज, शमशाद, सफीउल्लाह और आरिफ घरों में छुपा कर रखते थे विस्फोटक, 224 पावर जेल, 1079 डेटोनेटर, 2294 सेफ्टी फ्यूज और 16 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद। लोहरदगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग घरों में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामानों को बरामद किया है। इस मामले में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन चारों के घरों से ही पुलिस ने विस्फोटकों व अन्य सामानों को बरामद किया। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इन तक विस्फोटक कहां से पहुंचे हैं, क्योंकि जितनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं वह बेहद गंभीर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि एसपी हरीश बिन जमांग को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में अवैध रूप से विस्फोटक रखे गए हैं। इसके बाद एसपी ने पुलिस की विशेष टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक अनिल उराव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इसके बाद गांव के इम्तियाज अंसारी, शमशाद अंसारी, सफीउल्लाह अंसारी और आरिफ अंसारी के घर से 1079 पीस डेटोनेटर, 2294 पीस सेफ्टी फ्यूज, 16.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटकों में शामिल किए जाने वाला 224 पीस पावर जेल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। शराब के नशे में रिटायर्ड जवान ने टीटीई से विवाद होने पर राजधानी एक्सप्रेस में की थी फायरिंग, भेजा गया जेल। बीती रात सियालदह राजधानी ट्रेन में उस समय दहशत फैल गई जब अचानक ट्रेन में गोली चलने की आवाज आई। ट्रेन में सवार आरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। टिकट को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आरोपी टीटीई पर ही ओपन फायर कर दिया। गनीमत यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी को गोली नहीं लगी है। आरोपी की पहचान पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले रिटायर्ड जवान के रूप में हुई है। दरअसल आरोपी हरपिंदर सिंह सिख रेजिमेंट का रिटायर्ड जवान है जो शराब के नशे में था। रिटायर्ड जवान हावड़ा राजधानी की बजाय सियालदह राजधानी में सवार हो गया था। टीटीई से टिकट दिखाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी जवान ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 1 राउंड फायरिंग कर दी। यह मामला वीवीआईपी ट्रेनों में सुमार 12313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का है। ट्रेन के B8 कोच में हुई घटना की सूचना धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिलने के बाद आरोपी जवान को कोडरमा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। झापरसी अधिकारियों को ऑनलाइन परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 नवंबर तक मिला समय। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्व परफॉर्मेंस स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक अंतिम तिथि जारी की गई है। कार्मिक विभाग ने APAR को सबमिट करने के लिए अवधि विस्तार दिया है। 15 नवंबर तक झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपना APAR अपलोड करने का समय दिया गया है। 30 नवंबर तक प्रतिवेदक पदाधिकारियों के स्तर से मूल्यांकन करने, 15 दिसंबर तक समीक्षा पदाधिकारी के स्तर से मूल्यांकन व 31 दिसंबर तक स्वीकरण पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन APAR जमा करने की कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।